बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 11th क्लास। और आज हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये रिमूव करके मैं भूल गया हूँ स्लाइड में। ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मैं फिलहाल देता हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो आज हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पढ़ेंगे। CSS3 मीडिया टाइप्स। अच्छा, CSS3 मीडिया टाइप्स किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं, आगे जाके आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो CSS3 में मीडिया टाइप्स आए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टाइल शीट इज दैट दे स्पेसिफाई हाउ अ डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रेजेंटेड ऑन डिफरेंट मीडिया, फॉर एग्जांपल ऑन द स्क्रीन, ऑन पेपर, etc। ठीक है, स्टाइल शीट की जो प्रॉपर्टी थी या एक मतलब जो कोशिश थी या एक फीचर थी, तो ये थी कि किस तरह के हम डॉक्यूमेंट्स को मीन्स डिफरेंट पेजेस को डिफरेंट पेजेस के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, इमेजेस हैं, उनको किसी तरह मुख्तलिफ मीडिया टाइप पे डिफरेंट मीडिया पे किस तरह शो किया जाए। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे किस तरह शो किया जाए। अगर एक यहाँ पे मेरे पास एक पेज है, तो वो स्क्रीन पे जिस तरह उनकी लुक है, तो पेपर पे उनकी लुक किस तरह होगी। तो मतलब यही कोशिश थी कि हम मतलब प्रिंटर के लिहाज से, स्क्रीन के लिहाज से हम पेजेस को एडजस्ट कर सकें। द @ मीडिया रूल, ये रूल्स हैं @ मीडिया रूल्स, ये हम पढ़ेंगे। इंट्रोड्यूस्ड इन CSS2, तो ये मीडिया रूल्स CSS2 में आए थे। अब एडवांस CSS3 है, CSS2 ऑलमोस्टली ख़त्म है। ठीक है, तो कुछ टैग्स हैं इनमें CSS3 में, CSS2 के भी हैं, मतलब कि CSS2 के बेस पे ये CSS3 बना है। तो CSS2 में @ मीडिया रूल्स थे। मेड इट पॉसिबल टू डिफाइन डिफरेंट स्टाइल रूल्स फॉर डिफरेंट मीडिया टाइप्स। और मतलब CSS2 में मीडिया रूल्स आए, और उन मीडिया रूल्स में यही बात डिफाइन की गई थी कि किस तरह हम डिफरेंट मीडिया टाइप्स पे डॉक्यूमेंट्स को शो करें, डिफरेंट स्क्रीन पे, डिफरेंट मतलब पेपर पे, प्रिंटर पे, डिफरेंट डिवाइसेस पे किसी तरह हम शो करें। तो वो पॉसिबल हो गया मीडिया रूल के ज़रिए, और वो CSS2 में डिस्कवर हुए। जस्ट ये हिस्ट्री है, आप थोड़ा सा इनको याद रखिए, ये नाम भी याद रखिए कि मीडिया रूल्स थे पहले, अभी मीडिया क्वीरीज हैं, मीडिया रूल्स ख़त्म हुए हैं। जस्ट हम पढ़ रहे हैं कि हमें याद हो कुछ हिस्ट्री। Unfortunately, these media types never got a lot of support by devices. Unfortunately, they get flopped. They never get popularity in a web. So, other than the print media type काफ़ी हद तक चली, लेकिन फिर वो भी मतलब है कि फ्लॉप हो गई, काम नहीं किया, ज़्यादा देर तक वो मतलब काम नहीं कर रही। तो CSS3 इंट्रोड्यूस्ड मीडिया क्वीरीज। पहले मीडिया रूल्स थे, CSS3 में जो अब हम यूज़ कर रहे हैं, जिनके बेस पे बूटस्ट्रैप बना है, तो उनको कहते हैं मीडिया क्वीरीज। तो CSS3 इंट्रोड्यूस्ड मीडिया क्वीरीज। इन CSS3 मीडिया टाइप आइडिया वाज एक्सटेंडेड, लेकिन उसी आइडिया के बेस पे मीडिया क्वीरीज बने। वही आइडिया एक्सटेंड हुआ CSS3 में, और उनसे बना मीडिया क्वेरी। Instead of looking for a type of device, they look at the capability of the device. मीडिया क्वीरीज में ये नहीं देखते कि डिवाइस की टाइप क्या है, आई ये प्रिंटर है, आई ये टैबलेट है, डेस्कटॉप है, कौन सा है, बट दे लुक एट द कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइस। उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, उनकी मतलब है सपोर्ट कितना है। ठीक है, तो वो इसको देखते हैं। मीडिया क्वीरीज कैन बी यूज टू चेक मैनी थिंग्स। मीडिया क्वीरीज बहुत सी चीज़ों को चेक करती हैं, सच एज विड्थ एंड हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट हम पढ़ रहे हैं। व्यू पोर्ट जनरली जो विजिबल एरिया होता है वेब पेज का, उनको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। मतलब यहाँ पे जो विजिबल एरिया होता है उनको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। तो मीडिया क्वीरीज उनको देखते हैं कि विड्थ और हाइट कितना है व्यू पोर्ट। ठीक है, मतलब हाइट और विड्थ के लिहाज से फिर वो सेटिंग करते हैं। तो वो कैपेबिलिटी को देखते हैं डिवाइस को, तो वो विड्थ और हाइट देखते हैं व्यू पोर्ट की। विड्थ एंड हाइट ऑफ द डिवाइस, डिवाइस की हाइट और विड्थ कितनी है। ये डिवाइस है, ये मेरे पास व्यू पोर्ट है। ठीक है, तो उनको भी देखते हैं। ओरिएंटेशन को देखते हैं। ओरिएंटेशन मीन्स कि आपने देखा होगा कि मोबाइल एक होता है लैंडस्केप मोड, एक होता है पोर्ट्रेट मोड। ठीक है, तो मतलब वो ओरिएंटेशन को देखते हैं कि उनकी ओरिएंटेशन कितनी है। फॉर एग्जांपल, इज़ द टैबलेट आर फोन इन अ लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड। ठीक, और रिजोल्यूशन को भी देखते हैं। CSS3 मीडिया क्वेरीज। अच्छा,
इसके बाद मीडिया टाइप्स, तो हमने जो मीडिया टाइप्स SS2 के पढ़े, तो मीडिया टाइप्स कुछ ये थे: आल, प्रिंट और स्पीच। यूज फॉर ऑल मीडिया टाइप्स डिवाइसेस आल, प्रिंट यूज फॉर प्रिंटर्स ओनली, स्क्रीन यूज फॉर कंप्यूटर स्क्रीन्स, टैबलेट स्क्रीन्स, स्मार्टफोन स्क्रीन्स etc. एंड स्पीच यूज फॉर स्क्रीन रीडर्स दैट रीड्स द पेज आउट लाउड। स्क्रीन रीडर्स ये होते हैं जो मैंने आपको बताया हो अगर, कि ये एक थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं। फॉर एग्जांपल एक गूंगा बंदा है, ठीक है, एक बहरा है, एक गूंगा है, तो किसी तरह सॉफ्टवेयर से इंटरेक्शन करे, किस तरह अब वेब पेजेस से इंटरेक्शन करे, तो उनके लिए एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बनी होती हैं और वो उन डिसेबल्ड पर्सन और उन मतलब सॉफ्टवेयर्स के दरमियान एक थर्ड पार्टी रोल प्ले करती हैं और वही काम करती हैं, तो स्क्रीन रीडर्स भी उन्हें कहते हैं। हाउ टू राइट मीडिया क्वेरीज, तो आप मीडिया क्वेरीज किस तरह लिखते हैं? मीडिया क्वेरीज, ठीक है, अभी जो CSS3 में है और आप पढ़ेंगे भी, तो मीडिया क्वेरीज का ये जो सिंटैक्स है वो ये है। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे @ इसके बाद मीडिया लिखेंगे, और मीडिया किस चीज़ के लिए? स्क्रीन के लिए। अभी हम स्क्रीन के लिए यूजली काम करेंगे तो स्क्रीन, और इसके बाद हम देते हैं कि एंड और मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल, मतलब ये कि जब स्क्रीन की जो विड्थ 480 पिक्सल हो, ये तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 पिक्सल 400 पिक्सल हो गया, मतलब यहाँ से विड्थ जो होगी 400 पिक्सल, कि जब 480 पिक्सल विड्थ हो जाए तो उसके बाद हम उसके लिए कोडिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें, हम इस तरह करेंगे, ये 10 क्लास है तो कैसे क्लाउड कहाँ पे, फॉर एग्जांपल अभी इसी की विड्थ कितनी है? 1000 पिक्सल है ना, तो हम मीडिया क्वेरीज के थ्रू बताएंगे। देखो अगर आप मैं इसको इस तरह रिसर्च करता हूँ तो सब कुछ गायब हो गया ना, तो हम मीडिया क्वेरीज के थ्रू बताएंगे कि जब इनकी विड्थ यहाँ तक हम विड्थ मतलब है कैलकुलेट करेंगे कि जब यहाँ तक 400 या 300 इनकी विड्थ हो जाए मिनिमम या मैक्सिमम विड्थ या मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ 400 हो जाए, तो उस पर आप क्या करें, तो उसके अंदर हम वो ब्रेकर्स के अंदर, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर हम लिखेंगे कि फिर ये छोटा हो जाए, ठीक है, ये इस साइड पे फिर आ जाए, ठीक है, ये इमेज भी छोटा हो जाए और ये अपने आप को एडजस्ट करे, ठीक है। मतलब अब ये मोबाइल की व्यू है, ये अगर आप देखें अब ये मोबाइल की व्यू हो गई, तो हम उसे डिफरेंट स्क्रीन के थ्रू कोडिंग करेंगे, डिफरेंट स्क्रीन के लिए कोडिंग करेंगे कि यही स्क्रीन के हिसाब से आप बराबर करें, और वो हम इसी तरह करेंगे। लेकिन जस्ट आप यहाँ पर सिंटैक्स थोड़ा सा याद रखें, यह हम बाद में अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, द मेन थिंग इज़ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। ये जो मैंने यहाँ पर आपको रिसर्च करके दिखाया, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, पे देखें ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहा, इनके जो कंटेंट्स हैं इनके अंदर ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहे, तो इसी को हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहेंगे जब ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे। अब ये अनरिस्पॉन्सिव है, तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन में क्या है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज़ द अप्रोच, सो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज़ द अप्रोच दैट सजेस्ट्स that design and development should respond to the user's behavior and environment based on screen size, platform and orientation। मतलब ये कि ये अप्रोच सजेस्ट करता है कि डिज़ाइन और डेवलपमेंट ये रिस्पॉन्ड करेगा स्क्रीन साइज़ के लिहाज से, प्लेटफॉर्म के लिहाज से और ओरिएंटेशन के लिहाज से, ठीक है। प्लेटफॉर्म मीन्स iOS है, एंड्रॉयड है, ठीक है, और ओरिएंटेशन उनकी कितनी है, कैसी है, तो ये उन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हम उसे कहेंगे कि ये इट विल रिस्पॉन्ड टू द यूजर्स बिहेवियर को रिस्पॉन्ड करेगा, एंड इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज, प्लेटफॉर्म एंड ओरिएंटेशन दैट कुड बी एन और साइज डेस्कटॉप, कंप्यूटर मॉनिटर, एक मतलब आपके पास कंप्यूटर मॉनिटर होंगे जो बहुत बड़े होंगे, ए लैपटॉप, आपके पास कोई लैपटॉप होगी, ए 10 इंच टैबलेट, एक 10 इंच का टैबलेट होगा, एक 7 इंच का टैबलेट होगा और एक 4 इंच स्मार्टफोन स्क्रीन। तो मतलब ये हर एक स्क्रीन की जो ओरिएंटेशन है या साइज़ है या प्लेटफॉर्म है, तो हर एक की रिस्पॉन्ड करेगा अलग अलग,
ठीक है, मतलब उस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेगा, जितनी भी स्क्रीन होगी उस हिसाब से वो खुद को कंटेंट्स को एडजस्ट करेंगे. So responsive web design uses only HTML and CSS. Responsive web design has become one of the hottest trends in 2013. This is due in part to the growth of smartphones and other mobile devices. ये इस वजह से responsive design में मतलब रिवोल्यूशंस पैदा हो गई हैं, क्योंकि जब स्मार्टफोन ज़्यादा हो गए तो प्रॉब्लम आ गई कि किस तरह वेब पेजेस को हम टैबलेट्स में स्मार्टफोन्स में ये हम ले आए, ठीक है, ताकि वो उसी स्क्रीन साइज से रिस्पॉन्ड करे. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टैबलेट है, एक मेरे पास मोबाइल है, तो मैं वेब पेज को व्यू करूँगा. अब मोस्टली काम वेब पेजेस में, मोस्टली चीज़ें वेब पेजेस में इंटरनेट पे, तो जो मैं वेब पेजेस को उसके थ्रू एक्सेस करूँगा तो सब डिज़ाइन ख़राब आएगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मतलब बुरा लगेगा जब मोबाइल में आप उस डिज़ाइन को देखोगे. तो ये प्रॉब्लम आ गई. तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आ गया कि वो उस हर एक मोबाइल स्क्रीन ओरिएंटेशन और साइज़ की लिहाज से रिस्पॉन्ड करे. This is due in part of the growth of smartphones and other mobile devices. More people are using smaller screen devices to view web pages. What is the viewport? अब viewport क्या है? The viewport is the user's visible area of a web page. वेब पेज का जो विजिबल एरिया होता है उसको आप viewport कहते हैं. The viewport varies with the device. ये डिवाइस के साथ साथ बढ़ती है and will be smaller on a mobile phone than on a computer screen. viewport अगर आप देखें तो मोबाइल की viewport कम होती है ना, और इसके मुकाबले में लैपटॉप की ज़्यादा होती हैं, फिर और डेस्कटॉप के जो होते हैं तो उनकी और भी ज़्यादा होती हैं. तो viewport ये खुद को फिर एडजस्ट करेगा इनके लिहाज से. Before tablets and mobile phones, web pages were designed only for computer screens, and it was common for web pages to have a static design and a fixed size. ये देखो अभी अगर आप देखें तो ये एक स्टैटिक डिज़ाइन है, जस्ट सिर्फ इस इन स्क्रीन के लिए बना है, ठीक है. तो ये इन स्क्रीन के लिए बना है. मोबाइल और टैबलेट्स पे इनका डिज़ाइन ख़राब आएगा. अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी और पेज पे जाना है तो मैं नीचे आऊँगा, फिर इनको इसी तरह मूव करूँगा, फिर ऊपर जाऊँगा, फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर इसी तरह बहुत कॉन्टेंट्स होंगे, बहुत चीज़ें होंगे, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड स्पेसिफिक एलिमेंट इन अ वेब पेज. सो इसके बाद अगर आप देखें तो viewport controls how a web page is displayed on a mobile device. viewport ये भी कंट्रोल करता है कि किस तरह टैबलेट पे, मोबाइल डिवाइसेस पे वेब पेज को डिस्प्ले किया जाए. The main goal is to display web pages on a tablets on a mobile devices. Without a viewport, mobile devices will render the page at a typical desktop screen width. अगर viewport हमारे पास नहीं होगी तो मोबाइल डिवाइसेस भी उनको इसी तरह एक्ट करेंगे जिस तरह के वो डेस्कटॉप स्क्रीन को एक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल एक वेब पेज जिस तरह डेस्कटॉप पे व्यू होती है तो मोबाइल पे भी उसी तरह व्यू होगी, मतलब जिस तरह अभी मैंने दिखा दिया. ये देखिए ये मोबाइल की व्यू पोर्ट है. तो मतलब ये है कि अगर हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं है, व्यू पोर्ट नहीं है, तो मोबाइल भी उसी हिसाब से एक्ट करती है या उसी हिसाब से शो करती है. To use the viewport, you should include the following meta viewport element in all your web pages. अगर आप कहते हैं कि ये जो भी पेज आप viewport बनाना चाहते हैं कि इसकी जो मतलब है कंटेंट्स वो एडजस्ट करें, मोबाइल पे मोबाइल की तरह देखे, टैबलेट्स पे टैबलेट्स की तरह देखे, तो आप हर पेज के हेड में ये टैग, इनको कहते हैं मेटा टैग. हम मेटा टैग्स पढ़ेंगे. मेटा टैग्स होते हैं, एक टैग नहीं है, मेटा के कई टैग्स हैं. तो मेटा का ये टैग आप इंक्लूड करोगे और हेड के पोर्शन में आप यही टैग इंक्लूड करोगे, मतलब यही कोड आप हेड के पोर्शन में इंक्लूड करोगे जिस पेज को आपने व्यू पोर्ट बनाना है. मतलब व्यू पोर्ट का मतलब अपने मोबाइल को मोबाइल के हिसाब से, टैबलेट को टैबलेट के हिसाब से सेट करना है, तो आप ये टैग इंक्लूड करें. तो उस टैग में क्या है, आप यहाँ पे एंगल बैक स्टार्ट मेटा लिखे, नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट लिखे कि ये व्यू पोर्ट है. इसके बाद हम लिखते हैं कि कंटेंट इक्वल टू, सही. फिर इसके बाद हम लिखते हैं इन ब्रैकेट्स इनमें ये चीज़ लिखते हैं. फर्स्ट लिखते हैं कि कंटेंट इक्वल टू विड्थ, और फिर विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मीन्स के जो विड्थ है वो डिवाइस विड्थ के साथ एडजस्टेबल हो, ठीक है. जो विड्थ है स्क्रीन का वो डिवाइस पे डिपेंड करेगा, ठीक है. विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, और इनिशियल स्केल इक्वल टू हम 0 लेते हैं, इनिशियल स्केल हम 1 लेते हैं, ठीक है. इनिशियल स्केल किसे कहते हैं? सेट्स द इनिशियल जूम लेवल व्हेन द पेज इज फर्स्ट लोडेड बाय द ब्राउज़र.
मतलब ये जूम लेवल है कि कितना ये कंटेंट जूम हो। तो 1 मतलब नॉर्मल होते हैं, ठीक है, 1.0 या 1 हम लेते हैं। विथ इक्वल टू डिवाइस विथ क्या मतलब है, इट सेट्स द विथ ऑफ द डिवाइस टू फॉलो द स्क्रीन विथ ऑफ द डिवाइस, मतलब जो डिवाइस का जो स्क्रीन विथ है उनको फॉलो करता है। अच्छा, ये जो अभी हम आ रहे हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की तरफ, तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में हम पेज को कॉलम्स और रो में डिवाइड करेंगे। तो आप जस्ट ये अभी से आप ये जहन में रखें कि हमारे पास एक रो होगी और उन रो में 12 कॉलम्स होंगे, हर रो में 12 कॉलम्स होंगे, आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में एक रो में 12 कॉलम्स होंगे। मेनी वेब पेजेस आर बेस्ड ऑन ए ग्रिड व्यू, और उनको कहते हैं ग्रिड व्यू। रोज और कॉलम्स, इन जब हम पेज को रोज और कॉलम्स में डिवाइड करते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में, तो उनको कहते हैं ग्रिड सिस्टम या ग्रिड व्यू, which means that the page is divided into columns. A responsive grid view often has 12 columns and has a total width of 100%, और total width इनकी 100% होती हैं, and will shrink and expand as you resize the browser window, जिस तरह के मैंने की, और फिर shrinkable होंगे, resize भी होंगे और expand भी होंगे, ठीक है। Let's grab in code। अच्छा, तो यहाँ पर आप आए, आपकी 5 to 6 क्लास में 11 क्लास में, तो यहाँ पर आप आए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को आप यहाँ पर ओपन करें और टेक्स्ट एडिटर में ओपन करें। यहाँ पर HT और यहाँ पर दे दे के रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, और हमने पढ़ा कि हम मेटा टैग इसमें इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखे मेटा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं मेटा, तो मेटा 4 सेट UTF ये बाद में हम यूज़ करेंगे, तो आपके पास ये भी आता है मेटा। इसके बाद हमने कहा कि हम एक देंगे नेम, तो नेम हम देंगे कि व्यू कोड, ये व्यू का स्पेलिंग। अच्छा, इसके बाद क्या PORT व्यू कोड, ठीक है। इसके बाद हम देंगे कंटेंट, ठीक है, और कंटेंट हम क्या देंगे कि विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, यहाँ पे कॉलम, और यहाँ पे हम देंगे कि इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। यहाँ पर अब आपका जो मतलब डेटा होगा वो रिस्पॉन्सिव होगा। यहाँ पर हम क्लास एक देते हैं, फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिव देते हैं, और यहाँ पर कोई हम देते हैं हेडिंग, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं, और इसी पैराग्राफ में मैं ये लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर उनके लिए कुछ मैं डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, इन क्लास के लिए डॉट स्टाइल, और इन इस डिज़ाइन को क्या कहते हैं, इंटरनल डिज़ाइन या इंटरनल CSS। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप आए रिस्पॉन्सिव क्लास के लिए मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ, ठीक है। तो इनके लिए मैं कहता हूँ कि जो पूरा डिवीज़न है, देखो अब इस पूरे डिवीज़न पे डिज़ाइन अप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे डिवीज़न में मैंने दिया है क्लास, तो ये पूरे डिवीज़न पे अप्लाई होगा। मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो हो ग्रे, ठीक है, और उनका जो बॉर्डर है
वो हो टू पिक्सल सॉलिड और ऑरेंज। अब देखिए आपके पास इसी तरह आ गया। अब आप देखें खुद को एडजस्ट कर रहे हैं ना। इसके मुकाबले में आप इसको देखें, ये कहाँ पे है ये टेक्स्ट, देखो ये कहाँ पे है। तो वो अब देखो मोबाइल पे ये इस तरह दिखेगा, ठीक है, ये टेक्स्ट, और टैबलेट पे इस तरह दिखेगा, जबकि लार्ज स्क्रीन पे ये इस तरह दिखेगा। तो ये हो गया आपका व्यू पोर्ट, मतलब ये फॉलो करता है स्क्रीन का जो विड्थ है उनको फॉलो करता है। जितना स्क्रीन का विड्थ होता है तो वो खुद को उस हिसाब से एडजस्ट करता है। अच्छा, तो यहाँ पर आए, इस पर आप समझे। यहाँ पर मैं वैसी एक खूबसूरत, ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगी लेकिन जस्ट मैं आपको एक खूबसूरत वीएल बनाता हूँ, ठीक है। मैंने, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर डिज़ाइन करें, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लिस्ट स्टाइल है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लिस्ट स्टाइल नन होगा। अब मैं कहता हूँ कि जो एल आई का है मैं फ्लोट इस ये कुछ और किस्म का बनाता हूँ। बैकग्राउंड कलर उनका हो हेडिंग टॉप हो इसी तरह। अच्छा, और इसी तरह होगा। तो इस तरह आप हॉरिजॉन्टल मेन्यू भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट दे दें,
फीचर्स की हमें मतलब आउटस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करते हैं तो इसमें टाइम लगाता है। ये हॉरिजॉन्टल मतलब एक वो है, ठीक है। फिर आप कम भी कर सकते हैं इसी तरह हॉरिजॉन्टल, अगर आप लिस्ट रन करें तो इस तरह होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं स्लाइड सिर्फ लेता हूँ। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन है बूटस्ट्रैप को, वो हमने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पढ़ा, आज हम बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप क्या है? द ट्विटर बूटस्ट्रैप इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। मतलब ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है। फ्रंट एंड का मतलब ये डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है फ्रंट एंड पे, और ये एक फ्रेमवर्क है। दैट वाज क्रिएटेड बाय मार्क ओटो एंड जेकब टर्नटन ए ट्विटर, और ये ट्विटर का प्रोडक्ट है। ट्विटर आप जानते हैं। तो बूटस्ट्रैप इज डेवलप्ड बाय ट्विटर एंड रिलीज्ड एज एन ओपन सोर्स प्रोडक्ट इन अगस्त 2011 ऑन गिटहब, और ये गिटहब पे अपलोड कर दिया। गिटहब पे जब मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, इस तरह बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज जो होती हैं, तो वहाँ पे गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वो अपलोड कर देते हैं, तो उनकी कोड अवेलेबल हो जाती है। तो कुछ लोग उन पे प्रोजेक्ट्स भी अपलोड करते हैं, कुछ लोग एक पेज की मतलब कोडिंग अपलोड कर देते हैं। तो इसी तरह ये गिटहब पे अपलोड हुआ 2011 में। द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क इज़ फॉर वेब डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर्स, ये डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स बोथ के लिए है। दैट मेक्स द वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस क्वाइट ईजियर, it makes the development process quite easier, reduces development time, and it is powerful. It is powerful. Bootstrap is the most popular and powerful front-end HTML, CSS, and JavaScript framework for faster and easier responsive web development. मतलब quite easier, ये आसान भी है, ठीक है। reduces development time, जब आप CSS में एक काम 2 घंटों में करते हैं, वो आप यहाँ पे 3 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है, या 5 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इट इज़ पावरफुल, ये पावरफुल भी है, ज़बरदस्त लेआउट है, रिस्पॉन्सिव भी है। ऑटोमेटिकली आपको उसी तरह की क्वीरीज, मीडिया क्वीरीज लिखने नहीं पड़ते। तो बूटस्ट्रैप इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल फ्रंट इन HTML, ये HTML से बना है, CSS से बना है, और जावास्क्रिप्ट से बना है, मतलब इसके साथ jQuery भी यूज़ होती है। फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड ईजियर रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट। बेसिक सेटअप, हर चीज़ की बेसिक सेटअप जो होती है वो मुश्किल होती है। आप बूटस्ट्रैप को किस तरह सेटअप करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट http://getbootstrap.com। तो इसके बाद आप इनको अनजिप करें एक फ़ोल्डर में, तो आपके पास फ़ोल्डर की स्ट्रक्चर कुछ यूँ हो जाएगी। मतलब बूटस्ट्रैप फ़ोल्डर के अंदर आपके पास 3 फाइल होंगे, एक CSS, एक जावास्क्रिप्ट और एक फॉन्ट्स। फिर CSS में ये फाइल्स होंगे .css के साथ, JS में ये फाइल्स होंगे, और उनके साथ फॉन्ट्स में ये फाइल्स होंगे। इसी के बाद आप एक डाउनलोड करें jQuery.com से, jQuery को आप डाउनलोड करें। तो हम आते हैं यहाँ पर, अब क्या करें? getbootstrap.com, इसी से आप डाउनलोड करें बूटस्ट्रैप। और ये बूटस्ट्रैप 2014 में गिटहब पर सबसे टॉप रैंक प्रोडक्ट था। 2014 में सबसे टॉप पे था, मतलब जितनी भी डेवलपमेंट की चीज़ है वो सबसे टॉप पे हो गया 2014 में बूटस्ट्रैप। नेट बहुत स्लो है यहाँ पे, तो देखो डाउनलोड बूटस्ट्रैप, यहाँ पर क्लिक करें आप, तो आपके पास बूटस्ट्रैप डाउनलोड हो जाएगी।
इसी के बाद ये डाउनलोड होगी। यहाँ पर देखिए डाउनलोड बूटस्ट्रैप पे आप क्लिक करें। तो ये स्टार्ट होगा, ये डाउनलोड होगा और अच्छा ये ख़त्म करें। एक तो आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करोगे और दूसरी आप jQuery को डाउनलोड करेंगे। क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप वर्क विथ आल्सो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट और jQuery मतलब JS जो होता है वो jQuery जावास्क्रिप्ट दोनों के लिए यूज होता है। Bootstrap framework uses HTML5 and CSS along with the JavaScript और jQuery। तो आप ये भी डाउनलोड करें। वो स्टार्टिंग पे इतना डाउनलोड नहीं, तो मेरे पास तैयार भी पड़ा है, तो फिर आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि फिर आप अगर डाउनलोड करते हैं कहीं पे तो आप इसी तरह डाउनलोड करोगे। तो ये इतना ज़्यादा नहीं है खैर। देखिए ये टाइम रहता है, मैं आपको तैयार देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कहीं से भी तैयार हो जाता हूँ। यहाँ पर देखो ये बूटस्ट्रैप मैंने अनजिप किया है, ये बूटस्ट्रैप की फोल्डर है, ठीक है। अगर आप इन फोल्डर के अंदर देखें तो CSS फॉन्ट्स और JS है, फिर इनके अंदर CSS के अंदर ये फाइल्स हैं और फॉन्ट्स के अंदर ये चीज़ें हैं और JS के अंदर यही है। तो आप आए एक ये ले ले और एक jQuery को ले ले, तो Ctrl+C। यहाँ पर आपका जो क्लास है Ctrl+V करें। तो मैं कहता हूँ कि jQuery भी इसी फोल्डर में हो, ठीक है। इसी फोल्डर के अंदर ठीक है। तो अब इसके अंदर एक CSS की फोल्डर है, एक फॉन्ट्स की है, एक जावास्क्रिप्ट की है और एक jQuery आ गई इसके अंदर। तो इसको छोड़ें, डाउनलोडिंग बस। लेकिन आप यहाँ से इसी तरह डाउनलोड करोगे। आप ओपन योर टेक्स्ट एडिटर एंड क्रिएट एन index.html फाइल। एक HTML फाइल आप क्रिएट करें। द फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड विल बी डार्क टाइप। तो डार्क टाइप मैंने बताया था किस लिए है, HTML5 के लिए, और उनको कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। मतलब ये पेज को बताते हैं कि ये जो नीचे कोड है ये डॉक्यूमेंट है। एज बूटस्ट्रैप इज बेस्ड एट HTML5 we will declare it by using HTML5 declarations as follows। तो हम ये उनके लिए ज़रूर लिखेंगे। You have to include some files in your web pages as follows। आप कुछ फाइल्स इंक्लूड करोगे to connect the bootstrap। जिस तरह आप कनेक्ट करते थे CSS को HTML पेज के साथ, तो आप इसी तरह bootstrap को कनेक्ट करेंगे उनके साथ HTML पेज के साथ। यहाँ पर हम bootstrap के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देंगे CSS फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप, हम मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर जो CSS फाइल्स है, यहाँ पे देखिए CSS फाइल्स, तो इनको भी कनेक्ट करेंगे। सही, एक फ़ाइल को कनेक्ट करेंगे bootstrap.css या bootstrap.minimum.css, ठीक है। और इसके बाद हम JS को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम jQuery को भी कनेक्ट करेंगे। और वो कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, अपनी हेड पोर्शन में, हेडर पोर्शन में। तो ये आप देखिए बूटस्ट्रैप डॉट, यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, ठीक है।
उनको मैं नाम देता हूँ bootstrap .html। तो आप कनेक्शन यहाँ पे आप देखें, ठीक है, अक्सर प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टार्ट में आते हैं। तो यहाँ पे गूगल में खोलें और यहाँ पर ओपन करें। इन बाकी को मैं क्लोज करता हूँ। तो bootstrap.html आप एडिटर में ओपन करें। यहाँ पर ht कंट्रोल स्पेस और bootstrap मैंने वैसे ही टाइटल दिया। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेटा टैग लिखूँगा। तो मेटा टैग लिखने का क्या तरीका है, यहाँ पर नेम मैं क्या दूँ, व्यू पोर्ट, और यहाँ पर आप दे दे कंटेंट, और यहाँ पर आप दे दे वेट इक्वल टू डिवाइस वेट, और इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0 या 1। ठीक है, इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे बूटस्ट्रैप को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बूटस्ट्रैप की CSS फाइल लिंक करेंगे। तो उनको लिंक करने के लिए जिस तरह हम CSS फाइल जनरली लिंक करते हैं, तो उनको उसी तरह यहाँ पे टाइप टेक्स्ट और CSS, और उसी तरह एक्सेप्ट जिस तरह हम एक्सटर्नल CSS को कनेक्ट करते हैं, तो उसी तरह तो बूटस्ट्रैप की CSS को कनेक्ट करेंगे। तो बूटस्ट्रैप की CSS को जब कनेक्ट करेंगे तो वो कहाँ पे के अंदर, CSS के अंदर। आप bootstrap.css को भी कनेक्ट कर सकते हैं, bootstrap.css bootstrap.name.css को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम में यह होता है, यहाँ पे भी कोडिंग है कि इसमें कोडिंग एक लाइन में होती है, मतलब स्पेस कम नहीं होती है। और यहाँ पे वो जिस तरह हम कोडिंग करते हैं तो उस तरह होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो उसमें उसी तरह कोडिंग हुई है, देखो जिस तरह हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा कुछ काम नहीं है कोडिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन दो में से कोई भी फाइल कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि bootstrap.minimum.css कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पर आए आप तो bootstrap फोल्डर के अंदर CSS के अंदर ये फाइल bootstrap.minimum.css। इसके बाद मैं JS फाइल को भी कनेक्ट करूँगा। तो उसको कनेक्ट करने के लिए स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को आप यहाँ पे एंडिंग टैग ना दें, यहाँ पर हम देते हैं src। ठीक है, सोर्स देते हैं, मतलब कि ये कहाँ पे आप देखें स्क्रिप्ट को हम सॉरी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे src देते हैं कि ये JS फोल्डर के अंदर bootstrap.minimum.css है। अगर आप यहाँ पे देखें JS फोल्डर के अंदर bootstrap.js भी आप ले सकते हैं और bootstrap.minimum.js भी ले सकते हैं। मैं ये लेता हूँ कंट्रोल C, और यहाँ पर देखो सॉरी स्क्रिप्ट ऑन करें। यहाँ पर आप क्या दें /js/ ये bootstrap.minimum.css। इसके बाद हम jQuery भी ऐड करेंगे। तो jQuery को ऐड करने के लिए भी आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, ये हटा दें। नहीं, bootstrap फोल्डर के अंदर ये jQuery है। ये तो हमारा bootstrap कनेक्ट हो गया। जस्ट मैं से वैसे ही ट्राई करता हूँ। ठीक है, हाँ कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं आगे क्या होता है। हमारा बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो गया, मेटा टैग भी हमने लिखा, और CSS जावास्क्रिप्ट jQuery के फाइल हमने कनेक्ट कर दिए। बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा कि ग्रिड सिस्टम होगा, एक रो में कितने कॉलम्स होंगे, 12 कॉलम्स होंगे। बूटस्ट्रैप includes a responsive mobile first fluid grid system that appropriately scales up to 12 columns। ठीक है,
as the device or viewport size increases. It includes predefined classes for easy layout options. ये जो हमने bootstrap को कनेक्ट कर दिया CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स और jQuery, तो उनमें क्या है, उनमें तैयार डिज़ाइन पड़ा है. जिस तरह हम अपने क्लास बनाते थे और उनके लिए डिज़ाइन करते थे, तो उसी तरह उन्होंने तैयार क्लासें बनाई है, उन्होंने डिज़ाइन किया है. हम जस्ट क्लास नेम यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो डिज़ाइन आ जाता है. ठीक है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक बटन ली, बटन को मैंने टाइप कहा कि ये बटन है, और यहाँ पे सिर्फ क्लास नेम मैंने लिखा कि बटन का क्लास, और बटन के क्लास में हो डेंजर, ये एक नाम है. और फॉर एग्जांपल जस्ट ट्राई, इस बटन को मैंने नाम दिया, तो आप देखें आपके पास रेड बटन ऑटोमेटिकली आ गई, एक प्री डिफाइंड बटन, खूबसूरत बटन इनके लिए स्टाइलिंग हुई है. तो यहाँ पर अगर आप लिखे, इनके साथ साथ अगर आप लिखे कि BTN LG मतलब बटन लार्ज, तो इसी तरह हो गया. तो आगे हम ये सब बटन के टाइप्स और चीज़ें पढ़ रहे हैं, जिसका आपको इन्फॉर्म करना था कि ये तैयार क्लासेस है, उनमें तैयार डिज़ाइन हुआ है, हम क्लास का नेम यूज़ करेंगे और हमारे पास डिज़ाइन आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्रिड सिस्टम है, ये एक रो हो गई, तो इस रो में से 12 कॉलम, ये मतलब 1 कॉलम 2 3 4 5 6 8 12, मतलब हमारी जो जितनी, ये फॉर एग्जांपल आप एक वेब पेज स्टोर करें, तो अगर आपने एक चीज़ यहाँ पर ले आना है, तो आप उसके लिए कॉलम कितने लेंगे, 2 कॉलम लेंगे. अगर आप कहते हैं कि एक हेडिंग है और मैं कहता हूँ कि यहाँ तक ले आए, यहाँ तक स्पेस हो कपाई कर, जिस तरह आप डिवीजन को विड्थ देते थे, तो उसको आप कॉलम कितने देंगे, 4 कॉलम देंगे. अगर आप कहते हैं कि पूरे रो में एक चीज़ आ जाए, तो उसके लिए आप कॉलम 12 दोगे. अगर आप कहते हैं कि यार यहाँ पे एक डिवीजन हो, यहाँ पे एक डिवीजन हो, इस डिवीजन को 4 कॉलम मिले, मतलब यहाँ पे कोई इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं और चीज़ें हैं, तो वो इसी में आ जाए. फिर इसके बाद वो इसी में इतना स्पेस ऑक्यूपाई करे, फिर ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई करे. या आप चाहते हैं कि यार एक चीज़ है वो 8 कॉलम में आ जाए और एक है 4 कॉलम में आ जाए यहाँ पे, तो इसी तरह हम करेंगे. मतलब 4 आप ले सकते हैं, 3 9 ले सकते हैं, 4 8 ले सकते हैं, मतलब आप एक भी ले सकते हैं, 5 4 2 जितने भी कॉलम आप लेते हैं ले सकते हैं, लेकिन आपने 12 कॉलम्स बराबर करने हैं एक रो में, और लास्ट में मतलब 12. 6 अगर आप लेंगे तो मतलब हाफ पेज आएगा. अगर आप 8 लेंगे तो मतलब 8 इस साइड पे लेंगे तो 8 इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, 4 इतना, 3 इतना स्पेस, और 9 इतना, 4 इतना, मतलब 12 आते हैं. 6 12, 8 + 4 12, 3 + 9 12, 4 + 4 + 4 12, 5 क्या 2 8 बिल्कुल ले सकते हैं. 1 2 मतलब 3 हो गए और 8 11 हो गए और 1, जितने भी आप तादाद कितनी भी ले सकते हैं आप. कॉलम स्टोर पर एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक इमेज है, तो मुझे छोटी ले आनी है, यहाँ पर ले आनी है, तो आप इसी एक कॉलम स्पेस दें, तो वो इमेज खुद को इसी एक कॉलम में एडजस्ट करे, उससे बाय नहीं जाएगा. आप कहते हैं कि यहाँ पर एक और चीज़ है, उनको मैं 3 कॉलम में लेता हूँ. ये स्पेस के हिसाब से आप जितना स्पेस एक चीज़ को देते हैं, मतलब विड्थ है यही, ठीक है, लेकिन ये डिफाइंड है, विड्थ है. अब देखें उनके लिए एक है कॉलम MD1, तो आप इसी तरह देंगे कि कॉलम डैश MD1. जब आप 1 कॉलम देते हैं किसी चीज़ को, कॉलम MD1 मतलब ये 12 बराबर हो गए. अगर आप कहते हैं कि ये चीज़ आ जाए 8 कॉलम में, तो आप उनका सिंटैक्स ये है, द कॉलम स्लैश MD मीन्स मीडियम इक्वल टू 8. इस पे मैं आता हूँ कि मीडियम क्या है. इसके बाद कॉलम MD4, कॉलम MD4, उसी तरह मतलब कॉलम डैश MD डैश 4 तादाद आप उसी तरह कुछ भी दे सकते हैं. इसी तरह आप कॉलम एक्सेस मीन्स एक्स्ट्रा डिवाइस, आप MD की जगह एक्सेस भी लिख सकते हैं, और बाकी उसी तरह आप हिसाब से कॉलम के लिए वेट के हिसाब से आप दे सकते हैं. जो भी चीज़ आपने कहाँ पे डिस्प्ले करनी है, एक चीज़ मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, 7 कॉलम्स में आप दे दें, तो ये इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी. अगर 3 कॉलम्स तो इतनी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स दिए हैं इसने, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है 3 + 8, ठीक है 11. यहाँ पे 8 कॉलम्स इसने दिए और यहाँ पे 1 कॉलम. तो मतलब आप इसी तरह काम को डिवाइड करोगे, तो ये काम इसी तरह 3 कॉलम्स के अंदर आएगा.
और ये 8 कॉलम्स, आप इसी को 6 कॉलम भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप MD की जगह एक्सेस भी लिख सकते हैं, SM भी लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक्सेस हो गया, यहाँ पे देखें SM हो गया, SM इज स्मॉल। तो यहाँ पर कहानी आई XS जो मैंने कहा वो होता है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, मतलब फूल्स। तो उनकी जो विड्थ होती है वो लेस देन 768 पिक्सल, मतलब 768 पिक्सल से कम होती हैं। फ़ोन की जो विड्थ होती हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे XS। और स्मॉल डिवाइसेस मतलब टैबलेट्स, उनकी जो विड्थ होती है वो ग्रेटर देन 768 पिक्सल, और उनके लिए हम यूज़ करेंगे SM, मतलब स्मॉल डिवाइसेस। ये एक्स्ट्रा स्मॉल हो गए, ये स्मॉल डिवाइसेस हो गए, मतलब टैबलेट्स। और मीडियम डिवाइसेस, उनके लिए हम यूज़ करेंगे कॉलम MD, और उनकी जो विड्थ होती है वो ग्रेटर और इक्वल देन 992 पिक्सल, 992 पिक्सल। और लार्ज डिवाइसेस के लिए जो मतलब बड़े बड़े डेस्कटॉप होते हैं वो ग्रेटर और इक्वल देन 1200 पिक्सल, और उनके लिए हम कॉलम LG यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। जब हम कहते हैं कि मोबाइल के डिवाइस पे इसी तरह हो तो हम उसके यूज़ करेंगे कॉलम XS, कॉलम MD, कॉलम SM, कॉलम MD, और यहाँ पे तादाद देंगे MD के बाद कि कॉलम XS2, कॉलम XS12, कॉलम XS6। तो ये इसी तरह, ठीक है। समझ गए? सिर्फ इतना समझ गए कि XS फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल, और एक्स्ट्रा स्मॉल में फोन्स आते हैं, और स्मॉल SM फॉर स्मॉल डिवाइसेस जिनमें से टैबलेट्स आते हैं, उनकी साइज़ इतनी होती हैं ग्रेटर इक्वल देन 768 पिक्सल। और मीडियम डिवाइसेस के लिए MD, और बाकी तादाद। और यहाँ पर आप आए, ये देखो ये विड्थ के हिसाब से रहती है। अच्छा, ग्रिड के क्लासेस है। द बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम हैज़ 4 क्लासेस, उनके 4 क्लासेस है। XS कहते हैं फॉर फोन्स, SM फॉर टैबलेट्स, MD फॉर डेस्कटॉप्स, LG फॉर लार्ज डेस्कटॉप्स। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट क्रिएट अ रो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रो क्रिएट करोगे। डिवीजन आप एक ले लें, डिवीजन में क्लास को आप नाम दे दें रो। देन एड द डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके बाद आप जितने कॉलम्स लेते हैं उस डिवीजन में आप देते जाएं। फॉर एग्जांपल आपने एक ली डेव क्लास कंटेनर, हम एक कंटेनर लेते हैं, हम अपना काम एक कंटेनर में बंद करते हैं। डेव क्लास रो, तो मतलब ये एक रो हो गई। बूटस्ट्रैप को पता चलेगा कि ये एक रो है, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल रो है। उन रो में से मैं कहता हूँ कि डेव क्लास कॉलम SM4, ये हेलो बूटस्ट्रैप जो है वो 4 रोज में आ जाए। इसके बाद डेव क्लास कॉलम SM4 ये भी 4 रो में आए, और ये भी 4, तो 4 + 4 + 4 चलो बराबर हो गए ना। आप यहाँ पर आए, इसको मैं रिमूव करता हूँ, बेसिक आइडिया आपको बूटस्ट्रैप का देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखे डेव क्लास कंटेनर, एक मेन कंटेनर में मैं इनको बंद करता हूँ, इनसे कुछ नहीं होगा कंटेनर से, ठीक है। यहाँ पर एक डिवीजन लेता हूँ, डिवीजन को क्लास का नाम देता हूँ रो, मतलब हम अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हुआ। एक रो, और एक रो के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं? 12। तो मैं कहता हूँ कि एक चीज़ मुझे डिस्प्ले करनी है, ये चीज़ फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है या एक H4 है। ये चीज़ मैंने डिस्प्ले करनी है, लेकिन यहाँ पे आप क्लास का नाम दोगे कि कॉलम। अब आप SM MD इसको छोड़े आप, ठीक है। मैं बताता हूँ कि SM MD और XS ये क्या है। आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। SM भी लिख सकते हैं, MD भी लिख सकते हैं, XS भी लिख सकते हैं। मैं SM लिखता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये 4 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ से देखो यहाँ तक 4 लिए हैं, यहाँ पर 4 और होंगे, और यहाँ पर 4 और होंगे। अब मैं कहता हूँ कि इसके बाद एक डिवीज़न लूँ, ठीक है, और यहाँ पर इस डिवीज़न को मैं क्लास का नाम दे दूँ कॉलम SM-4, इसको भी 4 स्पेस दूँ, और यहाँ पर मैं एक और H4 लिखूँ, H4 में से लिखूँ अब आप देखें तो ये कहाँ पे आएंगे? अब इसी रो के अंदर आएंगे, लेकिन ये 4 रो तो ऑक्यूपाई है,
तो इसके बाद 4 रो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने 4 रोज में एडजस्ट किया। अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि 4 रोज बचते हैं मेरे पास, तो इसी रो के अंदर देखो वो कहीं और पे नहीं जा रहा, खुद पता चलता है इसे कि इसी रो के अंदर आपने डिस्प्ले करना है। तो अब इसके बाद आप कहें कि डेफ क्लास कॉलम SM4, इसको भी 4 स्पेस दे दे, और ये भी एक H4, H5, H1, H2 ये आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये क्यों, हेलो आई एम फाइन, कॉलम SM4 डिवीजन के अंदर क्यों, सर वो डिवीजन है। एक मिनट डेफ क्लास रो क्या, सेकंड डिवीजन के एंड के अंदर ही आ अच्छा जाएगा। कंट्रोल Z सॉरी हाँ देखिए यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर आप कह दें डेफ क्लास दे दे कॉल SM4, यहाँ पर ले ले 4 तो यहाँ पर आ गया। अब आप देखिए इनको मैं कुछ बैकग्राउंड कलर्स देता हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टाइल मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है, इस डिवीजन को मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया। और यहाँ पर आके देखो, यहाँ पर मैं ये कौन सा स्टाइल है, इंक्लाइन, यहाँ पर मैं देता हूँ रेड, और यहाँ पर देखो इस पूरे डिवीजन को मैं कलर दे रहा हूँ, ठीक है, H4 को नहीं, मैं दे रहा हूँ स्टाइल और बैकग्राउंड कलर तो अब आपने देखा ना कि इनको 4 मिला, इनको 4, इनको 4। अब आप देखें ये खुद को जैसे ही मोबाइल पे अब ये इस तरह दिखेगा, मतलब लेकिन वो वहाँ पे नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे कोई स्क्रोलिंग नहीं आ रही, मतलब अब ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। तो ये अब मैं दिखा रहा हूँ, ये उनका आई है, देखो आप यहाँ पे कॉलम SM2 देते ही, तो देखिए क्या होता है, ये 2 में आ गया, खुद को एडजस्ट करेगा 2 में। अब मतलब इतनी स्पेस उन्हें मिल गई इस डिवीजन को। अब मैं कहता हूँ कि इसकी मैंने बढ़ानी है, तो मेरे पास अब कितने बच रहे हैं, 2 + 4 6 + 4 10, तो मेरे पास 2 बच रहे हैं। तो मैं इस 4 को अगर 6 करूँ कंट्रोल S, तो अब क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, कि तो और भी मिल गए। तो अब इसमें जितना काम होगा तो इसी में एडजस्ट होगा, इसी कॉलम में एडजस्ट होगा, और ये एक रो है। अब मैं कहता हूँ कि मैं दूसरी रो देता हूँ, तो देखो आप डेफ क्लास इन रो से निकल के इस रो से आप यहाँ पर ले लें एक और रो, डेफ क्लास रो, और इसके अंदर आप आए डेफ क्लास कॉलम, और मैं कहता हूँ कि कॉलम SM6, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ H5, कंट्रोल S। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया दूसरी रो में, वहाँ पे कहीं नहीं आ रहा। तो मतलब एक मैनेज तरीका है बूटस्ट्रैप, और एक खूबसूरत तरीका है, और एक रिस्पॉन्सिव वे है। देखो अब ये भी रिस्पॉन्सिव है। तो इस SM और एक्सेस और उनका क्या मतलब था, अगर आप यहाँ पर लगा दे एक्सेस, ठीक है, इस रो को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर लगा दे XS2, और यहाँ पर आप SM की जगह लगा दे XS4,
और यहाँ एस एम की जगह मतलब हम लगा रहे हैं क्या, एक्सेस। तो अब आप देखिए इट विल नॉट ब्रेक। पहले देखा आपने कि यहाँ पे सब आ गए, तो मतलब मोबाइल पे ये यहाँ पे ये नीचे इसी तरह काउंटर्स अगर ज़्यादा हो तो ये आएंगे, लेकिन ये ब्रेक नहीं होंगे, नीचे नहीं आएंगे। अगर आप अब से फिर से देखें, अगर आप अब देखो एस एम पे हैं, ठीक है, एस एम में है मतलब स्मॉल। तो हमने पढ़ा था कि स्मॉल किस लिए होते हैं, टैबलेट्स के लिए। तो आप देखें टैबलेट्स पे जब आएंगे तो उनकी पोजीशन इसी तरह है, लेकिन जब टैबलेट्स से कम स्क्रीन पे आएंगे तो वो स्टैक्ड होंगे न्यू लाइन पे। अब आप देखें यहाँ ये टैबलेट की पोजीशन, ठीक है। तो मतलब ये टैबलेट की पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल होंगे, लेकिन जब टैबलेट्स की पोजीशन से नीचे आएंगे एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे, तो मतलब ये होंगे स्टैक्ड होंगे न्यू लाइन पे। लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे तो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस सिर्फ 4 होते हैं, तो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे उसी एक लाइन में होंगे, स्टैक्ड नहीं होंगे। समझ गए? अच्छा, और मीडियम के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर आप इन सब की जगह MD लगा दे, ठीक है, तो अब आप देखें क्या होता है। MD मेरा ये स्क्रीन है, ठीक है, तो इस स्क्रीन पे इसी तरह है, लेकिन अगर मैं थोड़ा भी इस स्क्रीन से आता हूँ, देखो अगर मैं थोड़ा भी यहाँ पे आता हूँ तो ये स्टैक्ड होंगे। मतलब अगर मैंने MD लिखा तो MD से नीचे मतलब स्मॉल डिवाइसेस होते हैं ना, एक्सेस होते हैं ना, तो उन डिवाइसेस पे आके ये न्यू लाइन पे कन्वर्ट होंगे, स्टैक्ड होंगे, जिसे कहते हैं स्टैक्ड। अगर मैं एक्स्ट्रा स्मॉल लिखूँ तो एक्स्ट्रा स्मॉल पे मतलब उसी तरह होंगे, और बाकी जितने भी उससे आगे हैं उसी पे उसी तरह होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं मेरे बात को? और LG तो मेरा स्क्रीन नहीं है, तो मतलब LG पे भी इसी तरह होंगे। ये MD पे इसी तरह है, तो MD से नीचे जितने भी है तो वो स्टैक्ड होंगे। अगर LG लगा दूँ तो MD पे भी स्टैक्ड होंगे, और SM पे भी स्टैक्ड होंगे, और एक्सेस पे भी स्टैक्ड होंगे। अगर मैं एक्सेस लगा दूँ तो क्या होगा, स्टैक्ड नहीं होंगे, किसी भी मतलब डिवाइस पे स्टैक्ड नहीं होंगे, क्योंकि एक्सेस पे भी स्टैक्ड नहीं होंगे, MD पे भी स्टैक्ड नहीं होंगे, और SM पे भी स्टैक्ड नहीं होंगे, LG पे भी स्टैक्ड नहीं होंगे। अगर मैं MD लगा दूं तो सिर्फ एक्सेस पे स्टैक्ड होंगे, और MD और उससे आगे किसी पे भी स्टैक्ड नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो इसी तरह। अच्छा, अब हम क्लासेस फॉर टेक्स्ट कलर्स, हम टेक्स्ट के लिए कुछ कलर चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये टेक्स्ट है, आप उसके लिए कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कोई भी H2 लिखें और आप यहाँ पर क्लास का नाम दें, ठीक है, टेक्स्ट इन्फो, और यहाँ पर आप दे दें टेक्स्ट इन्फो। तो मतलब ये इसी तरह कलर ऑटोमेटिक आ गया। मतलब आप टेक्स्ट और यहाँ पे इन्फो लिखेंगे तो इसी तरह कलर के टेक्स्ट आएंगे। अगर आप टेक्स्ट इन्फो की जगह लिखेंगे डेंजर, तो ये रेड कलर में आ जाएंगे, ठीक है, ये रेड में आ गया ये एक, ठीक है। इसके लिए अब मैं लिखता हूँ वार्निंग, ठीक है, सब के लिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। एक के लिए मैं लिखता हूँ प्राइमरी, और एक के लिए मैं लिखता हूँ सक्सेस। तो आप देखें ये मैं चेंज करूँ तो टेक्स्ट डेंजर वार्निंग
सक्सेस और भी है, मतलब प्राइमरी है, मोटिड है, टेक्स्ट इन्फो, टेक्स्ट वार्निंग एंड टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, तो टेक्स्ट मोटिड हमसे हो गया, बाकी तो हमने किए ना। ये डी मेरा यहाँ पर तो इसी तरह टेक्स्ट के ये कलर हैं। तो जहाँ पे भी आपने इस तरह टेक्स्ट लाना है, सिर्फ आप उसके अंदर क्लास का नाम लिखे, टेक्स्ट इन्फो, टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट ये, टेक्स्ट वो, तो ये याद आ जाएंगे क्योंकि हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसी तरह ये टेक्स्ट हमने चेंज कर दिया। द क्लासेस फॉर बैकग्राउंड कलर्स, आप बैकग्राउंड कलर्स चेंज कर सकते हैं, उनके साथ सिर्फ आप बीजी लगा दें। यहाँ पे टेक्स्ट था तो वहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, तो बीजी प्राइमरी, बीजी सक्सेस, बीजी इन्फो, बीजी वार्निंग और जाते जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिवीज़न, और डिवीज़न को आप क्लास का नाम दे दें, उनको फिर हम विड्थ और हाइट भी देंगे। तो फिर आप बीजी सक्सेस देंगे यहाँ पर, तो देख रहे हैं आप उनका बैकग्राउंड। यहाँ पर अगर आप बीजी सक्सेस मतलब बैकग्राउंड सक्सेस इस तरह बैकग्राउंड आया, तो यहाँ पर बीजी डेंजर आप प्राइमरी करे और इन्फो सक्सेस ये चंद नाम है, तो देखो तो ये इस तरह बैकग्राउंड आया। मतलब प्री डिफाइंड चीज़ें हम इसी तरह यूज़ करेंगे, खूबसूरत ज़बरदस्त चीज़ें हैं और हम यूज़ करते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन बूटस्ट्रैप कैन यू मे आस्क मी। ठीक है इंशाल्लाह, डिजाइनिंग अपनी कलरिंग भी हाँ कर सकते हैं। बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं, ये हमने इंक्लूड नहीं किए बैकग्राउंड कलर। ठीक है, CSS भी तो बहुत मतलब मज़े की के साथ CSS हम यूज़ करेंगे, लेकिन इनका अपना स्टाइल ही ये है। आगे हम बटन्स पे काम करेंगे, स्लाइडर्स पे और डिफरेंट चीज़ों पे, बहुत खूबसूरत आपका वेबसाइट बनेगा इंशाल्लाह। सो थैंक यू एंड यू डिड अ ग्रेट वर्क। Any question? Thank you. Allah.